तो आज की वीडियोस में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं 30 ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेखक के बारे में पूरा परिचय करा चुका हूं, सारांश प्रश्न उत्तर सभी चीज़ें करा चुका हूं। ये लास्ट वीडियो है आपका ऑब्जेक्टिव का। मस्ती से यार पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम में फोड़ दो, कहर मचा दो, बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम 90 95 नंबर लाओ। 95 से नीचे नहीं आना चाहिए हिंदी में यार, ठीक है। सारी चीज़ें तो करा रहा हूँ ना, बेस्ट ऑफ लक। फिर डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपका प्यार होना चाहिए मेरे ऊपर। एक प्रश्न उत्तर कर लिया है हम लोगों ने, सारांश भी कर लिया है और आज ऑब्जेक्टिव की बारी आ चुकी है, राइट। अब ऑब्जेक्टिव में यार देखो करेंगे, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ना अच्छे से आपको सुनना है, दो बार बोलूँगा, सुनना है, रिकॉल अभी करना है आपको। मैं बता दूँ कि आपको मैं अभी 15 से 20 याद करा सकता हूँ सिर्फ सुना के। आप दोबारा वीडियो देखोगे तो 30 के 30 आपको याद हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न को उत्तर। निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवास स्थान था, मतलब वहाँ रहा करते थे, या लखनऊ उत्तर प्रदेश जहाँ जन्म लिए थे उसको बोलते हैं निवास स्थान, यानी जहाँ इंसान रहता है बचपन से, ठीक है। या मथुरा उत्तर प्रदेश में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, ए नंबर का हो जाएगा। ए नंबर समझ रहे हो क्या? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था, इलाहाबाद, ठीक है। और वो उत्तर प्रदेश जिला, मतलब राज्य हो गया, इलाहाबाद जिला बोल सकते हो, ठीक है, जिला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी बाल कृष्ण भट्ट ने कौन से चैप्टर को लिखा है, ठीक है। आराम से आपको बताना, मतलब निम्नलिखित में से मतलब क्या है, पद्मावती है, या मेघदूत है, या वेरिड संसार है, या मेघनाथ वध है। तो इनके द्वारा ही रचना की गई है, इन्होंने ही लिखा है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है मेरे भाई। तो जो दूसरा का आंसर होगा ना वो होगा मेघदूत। क्या होगा? मेघदूत। इनके द्वारा ही लिखा गया है, रचा गया है। याद रहेगा क्या? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा मेघदूत रचा गया है। अब बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्टिव मोस्ट अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के सवाल के ऊपर, और 3 नंबर में भी मजा आएगा आपको। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, यानी कि कौन से युग के लेखक थे, रचनाकार थे, लिखा करते थे किस युग में? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में, या पूर्व भारतेंदु युग में? तो आपको बताना है तीसरा का आंसर। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग में ये लिखा करते थे। याद रहेगा क्या? कौन से युग में? भारतेंदु युग। भारतेंदु, तेंदुआ का नाम सुने हो ना, भारत के नाम सुने हो ना, ठीक है, तो वहीं याद कर सकते हो, भारतेंदु, भारत, ठीक है। अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर का सवाल करेंगे हम लोग। 4 नंबर सवाल कर रहा है कि किसमें, इसमें कौन से उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास यहाँ है मेरे भाई, ठीक है। उपन्यास, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? गोदा, या अपने अपने अजनबी, या मौला आंचल, या 100 अजान एक सुजान? ये सभी लोग बता देंगे अगर वो हिंदी पढ़े होंगे तो, हिंदी चैप्टर सुने होंगे अच्छे तरीके से। हमने सारांश भी कराया है ना, प्रश्न उत्तर भी कराया है, ऑब्जेक्टिव भी कराया है, राइटर का इंट्रोडक्शन कराया है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। 100 अजान एक सुजान इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, 100 अजान एक सुजान। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, ये उपन्यास है मेरे भाई। 100 अजान एक सुजान क्या है? उपन्यास है, याद रहना चाहिए। क्या है? उपन्यास है, ठीक है। याद रहेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के सवाल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी आपके पास ऐसा क्या नहीं होगा जिससे आप गूंगे हो जाओगे? सृष्टि की बात छोड़ो ना, पहले आप गूंगे होगे फिर सृष्टि गूंगी हो जाएगी। वाक शक्ति, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। इंसान में अगर वाक शक्ति ना होगा तो बोल नहीं पाएगा, ना सुन पाएगा, तो इसलिए समस्त संसार गूंगी प्रतीत हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। 5 नंबर का याद हो गया का? किसके पास क्या नहीं होगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? वाक शक्ति ना होगा तो। आगे 6 नंबर, नाटक में प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? जब नाटक शुरू होता है तो उसके प्रारंभ में होने वाला जो पाठ होता है मेरे भाई, ठीक है, उस पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या होगा बताओ? भजन होगा, आरती होगा, या मंगलचारण होगा, या नंदी पाठ? तो नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। कोई भी नाटक शुरू होने से पहले नंदी पाठ कराया जाता था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के सवाल के ऊपर, मजा आ जाएगा भाई आपको आज। 7 नंबर का सवाल है, बातचीत से जो हमारा मन है, बातचीत से मन किस प्रकार
हो जाता है, यहाँ पर हल्का बोल देना चाहिए था, हल्का हो जाता है मेरे भाई, हल्का। ठीक है, बातचीत से किस प्रकार मन हल्का हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है क्या, ये तो मैंने बता ही दिया यार क्वेश्चन के तौर पे। ये आंसर आपको 7 नंबर का बी होगा। बातचीत करने से मन हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर किसी से बात नहीं करते हैं तो लगता है भाई एक बोझा है, किससे मैं बात कर लूँ, ऐसे लगने लगता है, राइट। तो 7 नंबर का आंसर होगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से। 8 नंबर के सवाल में है, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। ये जो रॉबिन्स क्रूसो था, इसको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था मेरे भाई, आपको बताना है 12 वर्ष तक। ठीक है, अरे यार इसमें क्या झोल दे दिया गया है, ये तो गजब सा राइटिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर, राइट, वही सारी चीज़ें हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका जो आंसर होगा ना मेरे भाई, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या रे क्या चीज़ें लिखी गई है 8 नंबर के सवाल में, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये जो मेरे भाई आंसर है ना, डी होगा 6 वर्ष। ये कितना वर्ष लिखा गया है, 6 वर्ष। याद रहेगा क्या आपको, 6 वर्ष तक ये मनुष्य के मुख नहीं देख पाए थे। आगे बढ़े क्या हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देगा 12, 14, 16, 6, तो आपको 6 वर्ष मारना होगा। आगे 9 नंबर के सवाल की अगर हम लोग बात करें, 9 नंबर में मजा आएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था मेरे भाई, आपको बताना है। 9 नंबर का सवाल है, किसने कहा था, वेन जॉनसन ने, मार्क जॉनसन ने, नील जॉनसन ने या ली जॉनसन ने। तो ये तो बहुत आसान सा ऑप्शन है। 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेन जॉनसन ने। कौन, वेन जॉनसन, इस तरह से देगा वेन। ठीक है, तो किसने, वेन जॉनसन ने। यहाँ पर ना होगा मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक था, एकदम छोटा छोटा है, मैं तो लिख के बता दे रहा हूँ यार, आपको याद करने से मतलब है, वेन जॉनसन। ठीक है, 10 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। असल बातचीत मतलब दिल से बातचीत, समझ रहे हो। तो आपको बताना है कि 3 लोगों के बीच में, 4, 7, 8 या 2 लोगों के बीच में। एकदम असल बातचीत, मजा आना चाहिए भाई, फील आना चाहिए बात करने के ऊपर, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 10 नंबर का, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर। 2 लोग सिर्फ बात करेंगे ना, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर का मजा आ जाएगा। 2 लोग अगर आपस में बात करेंगे तो दिल खोल के बात करेंगे। जैसे तीसरा चौथा व्यक्ति आया वो मन मौला बात हो जाएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा उसमें। 11 नंबर के सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रायः जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है। जमाने से रिलेटिव शिकायत कौन करता है, इससे संबंधित अगल बगल की शिकायत उगाते किस तरह के लोग करते हैं। बच्चे करते हैं, नौजवान करते हैं, बुजुर्ग करते हैं या महिलाएं करती हैं। 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए बी सी डी। 11 नंबर का आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 11 नंबर में ऑप्शन जो सही होगा ना मेरे भाई, बी, बुजुर्ग लोग जो है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कुछ काम नहीं बचता है ना, बुजुर्ग लोग सब चीज़ देखते हुए आते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, ये तो आपके घर से रिलेटिव क्वेश्चन है, आपके अगल बगल के लोगों से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर के सवाल की हम लोग बात करेंगे अभी। 12 नंबर में चलते हैं। कहाँ किंबचित निराली होती है, कहाँ की बातचीत निराली होती है। बातचीत, कहाँ की बातचीत निराली होती है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। कहाँ की बातचीत निराली होती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर, मैखाने की, दवा खाने की, कारखाने की या चंडू खाने की। तो जो 12 नंबर का आंसर होगा ना वो चंडू खाने होगा। ठीक है, यहाँ की बातचीत निराली होती थी। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। एक बात करने की कला है, क्या है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ के लोगों में प्रचलित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यूरोप का भाषा है। और वहाँ के ऐसे लोग बात करते हैं ना, जैसे प्रसंग छोड़ेगा, आप खुशी से झूम उठोगे, ऐसे बात करते हैं, आप भावुक हो जाओगे, उन लोगों की तरफ आकर्षित हो जाओगे, ठीक ना, इस तरह से वो बातें करते हैं। 14 नंबर, निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है। कवत्य, काव्यमय, काव्य कला या काव्यांग, आपको बताना है। निबंध के काव्य से कौन सा शब्द आया है। तो जो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य कला, यानी काव्य के अंदर कला होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो काव्य कला आया है निबंध के काव्य से एक बना हुआ शब्द। आगे बढ़े क्या, 15 नंबर का सवाल बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, परमार्थ का अर्थ बताना है आपको। परमार्थ का अर्थ बताना है हिंदी में अच्छे तरीके से निचोड़ के। क्या होगा, निकृष्ट वस्तु हो गया या उत्कृष्ट वस्तु हो गया या आवश्यक वस्तु हो गया या उपयोगी वस्तु होगा। वस्तु, वस्तु, वास्तु नहीं, वस्तु। ठीक है,
15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या? 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट वस्तु। कौन सा? उत्कृष्ट वस्तु, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं, बातचीत शीर्षक के निबंध में निबंधकार बताइए कौन था, बातचीत के लेखक कौन था, शीर्षकार कौन था, निबंधकार कौन था। तो आपको पता है ना, बालकृष्ण भट्ट हैं आपके इस चैप्टर के लेखक, बालकृष्ण भट्ट, याद हो गया होगा। अगला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 में, 23 जून 1844 में, 23 जून 1845 में, या 23 जून 1846 में। ये तो एकदम हलवा सा सवाल है, मैंने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करा रखा था आपको। 17 नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कब मेरे भाई? 23 जून 1844 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आपने सुना कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। एक बार आप खुद बोलते चलो, मेरे साथ ही बोलते चलो, मजा आ जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ये मैंने अभी जस्ट ऊपर ही शायद करा रखा है ना। ऑप्शन नंबर 18 नंबर का क्या हो जाएगा आपको बताना है, डी नंबर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके लिए, तो अच्छा है, आपका रिवीजन हो गया। आगे बढ़ेंगे, बालकृष्ण भट्ट के कुल कितने मोटे मोटे निबंध थे? अगर मोटे मोटे की बात की जाए, ठीक ना, तो बालकृष्ण भट्ट के टोटल कितने निबंध थे मेरे भाई? तो 1000 थे मोटे मोटे, कोई गिनती नहीं थी, 1000 से ज़्यादा ही था, बट आपको 1000 ही दिया है बुक में। मोटा मोटी पूछेगा कि कुल कितने निबंध थे, इस तरह से भी पूछ सकता है, कुल कितने निबंध थे, 1000 आप मार लोगे। आगे की बात करते हैं, 20 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे हम लोग। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। 4 गो ऑप्शन आपको दिखेगा, चलो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ प्रहसन में, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका, सबसे पहले जैसा काम वैसा परिणाम, बी में है ये तीनों होगा, ये नई रोशनी या आचार विखंडन, या इन तीनों के बाद करेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो इनका प्रश्न था ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि तीनों ही इनके प्रश्न ही है, आचार विखंडन भी है, नई रोशनी भी है, जैसा कम वैसा परिणाम भी है, तो इनका ये तीनों प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से करेंगे। 21 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? 21 नंबर का सवाल आपके सामने रहा। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था मेरे भाई? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था, याद रहेगा क्या आपको? क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था, किसके? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का सवाल करेंगे। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये जो दमयंती स्वयंवर है, किस लेखक की रचना है आपको बताना है, यानी किसने लिख रखा है इस चीज़ को। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ना, बालकृष्ण भट्ट ही होगा, इन्होंने ही लिख रखा था दमयंती स्वयंवर। क्या लिख रखा था? स्वयंवर माने शादी होता है, दमयंती की शादी, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। उसको भी बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा था। 23 नंबर के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, 23 नंबर की। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं आपको बताना है। ये शायद मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना मेरे भाई, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आधुनिक काल। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, आधुनिक, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, आधुनिक काल के, ठीक है। कब के? आधुनिक काल के, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको खत्म कर दो। आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आधुनिक काल के ये कवि थे। 24 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना। बालकृष्ण भट्ट क्या है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर है थोड़ा सा, यहाँ पर बातचीत, कितना मिस्टेक है, बातचीत क्या होगा यहाँ पर? बातचीत, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ना बातचीत, वह क्या है आपको बताना है। क्या एकांकी है, कहानी है, कि यात्रा स्मरण है, कि ललित निबंध है। तो जो 24 नंबर का आंसर होगा ना आपका मेरे भाई, वो होगा ललित निबंध। बातचीत क्या है? ललित निबंध है, याद हो गया क्या? ललित, लाल 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 लाल, हमने पूरा देख लो लाल लाल कर रखा है, तो ललित निबंध। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर के सवाल के ऊपर, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई थी आपको बताना है। मन में, बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि किसने जगाई थी? माता सीता देवी ने, माता उर्मिला देवी ने, माता अहिल्या देवी ने, या माता पार्वती देवी ने। तो जो इसका 25 नंबर का आंसर होगा ना, वो डी होगा, माता पार्वती ने इनके मन में शिक्षा के प्रति रुचि जगाई थी, शायद इनकी मम्मी थी, ठीक ना।
26 नंबर, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार नहीं थे, या महाव्यकार जो होता है ना, महाकाव्यकार, निबंधकार या आलोचनाकार? चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो महाकाव्यकार, ये नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का सवाल है और 2-3 सवाल है, बस थोड़ा सा सब्र बना के रखो। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है? ठीक ना, किसने लिखा आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, रघुवीर शाह ने या शमशेर बहादुर सिंह ने? तो जो 27 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ना, सी नंबर होगा, रघुवीर शाह ने लिखा है। ठीक है, रघुवीर शाह ने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक। ठीक है, याद रहेगा क्या? ठीक है, गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है। यह किसने लिखा था? यहाँ पर किसने, र नहीं है, किसने लिखा था? तो रघुवीर शाह ने लिखा था। रघुवीर शाह ने क्या लिखा था? गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है। तो ये बात किसने कही थी? रघुवीर शाह ने। 28 नंबर की बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट के समय में, ठीक है, क्या बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन से साथी साहित्यकार थे? ठीक है, आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन देगा, साथी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 गो ऑप्शन है, या उपयुक्त में से सभी कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप, नारायण मिश्र। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं थे, देख रहे हो भाई थोड़ा सा। तो मतलब इनमें सही हो जाएगा, 3 गो नाम था, अगर मान लो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यार। 28 नंबर आप देखना ही मत, बातें खत्म करो। 29 नंबर की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या है? ऊपर हम लोगों ने किया था ना चंडू खाने के बारे में, तो इसका अर्थ क्या है? चंडू खाने का अर्थ जो है, अफीम खाने वाले लोग जो है इस मंडली के लिए सुरक्षित स्थान है। ठीक ना, तो ये सुरक्षित स्थान था, अफीम खाने वाले लोगों के लिए अच्छा स्थान था, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं था, या मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चमकिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? ये भी एक वर्ड है, गजब गजब दोनों वर्ड था, यूज़ किया गया था चैप्टर में। तो जो 30 नंबर का ऑप्शन होगा ना, इसका ए होगा। हरे भरे बागों का इलाका, उसको क्या कहा जाता था? चमनिस्तान कहा जाता था। तो इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब मारोगे इसी तरह से पढ़ने के लिए कम समय में, क्योंकि आप घूमते चलते यार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दोगे, राइट। तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से हिंदी कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ों के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक।